नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के सेकेंड ईयर वालों का एग्जाम होना है और थ्योरी का ओरिजिनल पेपर हम आपको दिखा रहे थे। इसका एक पार्ट हल करवा चुके हैं हम आपको। ये पेपर है 21 दिसंबर 2021 का, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है और उस समय सीबीटी एग्ज़ाम में आपके 50 प्रश्न आते थे। तो इसका एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक हम हल कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पार्ट में 26 से लेकर 50 तक के सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस पूरे पेपर को अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। वैसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की 20 क्लासेज हम आपको दे चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी 20 क्लासेज को देखें। साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ओरिजिनल पेपर डाला हुआ है, वो भी देखें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। आइए मैं आपको 26वें क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, जहां से हम 26 से लेकर 50 तक के आगे के सारे क्वेश्चन अब इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात पहले फिर बताऊं कि अगर आपने पार्ट 1 यानी 1 से 25 तक के क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा तो पार्ट 1 को भी ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें 26वें क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। देखो, एक इंसुलेटर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस इंसुलेटर का नाम क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंसुलेटरों के 3 डायग्राम आपको निम्न असाइनमेंट में दिए हुए हैं, वही मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये सेकल इंसुलेटर का है। ठीक है, और आपको इसका सी उत्तर करना है। सेकल इंसुलेटर करके आ जाना। सेकल इंसुलेटर के अलावा सिंगल सेड पिन इंसुलेटर का भी आ रहा है और सस्पेंशन इंसुलेटर का भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम में रिपीट होती है चीज़ें, तो देखो डायग्राम जब सामने आता है तो चीज़ें होती है। और ये कंट्रोल पैनल वायरिंग में एक एसेसरीज दी गई है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिनरेल है इधर। ठीक है, डिनरेल होती है और डिनरेल की एक पहचान या विशेषता और भी पेपर में सवाल आता है कि ये बिना स्क्रू के कोई कॉन्टेक्टर वगैरह लगाने के काम आती है। ठीक है, बिना स्क्रू के ओवरलोड रिले, कॉन्टेक्टर, इन सब को जब पैनल में लगाना हो तो डिनरेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये डायग्राम भी आया है और इसका क्वेश्चन भी आया है, दोनों वाइस वर्सा क्वेश्चन आए। वाइस वर्सा मतलब पहले तो ये आया कि बिना स्क्रू का इस्तेमाल किए किसी पैनल बोर्ड में ओवरलोड रिले, कॉन्टेक्टर इत्यादि लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तर दिया डिनरेल। फिर उल्टा क्वेश्चन पूछा कि डिनरेल का उपयोग क्या है, तो फिर उसमें आंसर दिया था बिना स्क्रू के ओवरलोड रिले और ये सब लगाने के लिए, और एक ही डायग्राम देकर पूछ लिया। तो 3 क्वेश्चन है डिनरेल, कंट्रोल पैनल वायरिंग वाली जो है ना, कंट्रोल वायरिंग वाला, और वो उसमें से क्वेश्चन आते ही हैं पेपर में। उसके बाद में देखो ट्रांसफार्मर वाले में से उठा लिया। बकोल्ज रिले का काम पूछा है कि क्या करता है। ध्यान रखना, बकोल्ज रिले तब इस्तेमाल की जाती है जब ट्रांसफार्मर में ऑयल कूलिंग इस्तेमाल की जाती हो। गैस पर चालित इसे रिले बोलते हैं। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों फॉल्ट से ये प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफार्मर को। यानी ट्रांसफार्मर में ओवरलोड आया तब भी बचाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया तब भी ट्रांसफार्मर को बचाएगा। ये देखिए वो तीसरा इंसुलेटर जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये आपका है सस्पेंशन इंसुलेटर। सेकल इंसुलेटर का भी आ चुका है, सस्पेंशन का भी आ चुका है, और सिंगल सेड पिन इंसुलेटर का भी डायग्राम पेपर में आता है, तो उसे भी अच्छे से कवर अप कर जाना। ठीक है, अगला सवाल, परमाणु जो रिएक्टर होता है उसमें कंट्रोल रोड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? अब देखो न्यूक्लियर वाले के इस पेपर में 2 सवाल पूछ लिए। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जिसमें उसने ये पूछा था कि ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, आपको उसका आंसर थोरियम करना था। कंट्रोल रोड के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं एक तो कैडमियम, और अगर कैडमियम नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन बोरोन का होता है। ध्यान रखना, बोरोन ऑप्शन में नहीं है तो अभी आपको कैडमियम के साथ ही जाना है। और वो कन्फ्यूज़ आपको करेंगे भी नहीं, यानी ऐसा नहीं होगा जैसे कंपटीशन एग्जाम वाले करते हैं, कैडमियम हटा करके आपको बोरोन दे दे, इतना नहीं करेंगे। यही आएगा, हाँ ऑप्शन कहीं आगे पीछे होगा, जैसे यहाँ बी में दिखा रहे तो हो सकता है सी या डी में दे दे। ठीक है, तो 2 चीज़ें याद कर लो आप, तो कंट्रोल रोड कैडमियम, कंट्रोल रोड कैडमियम, और ईंधन जब आए उस दौरान थोरियम करना है। बहुत सारे बच्चे क्या क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, परमाणु देखा थ्योरियम और कैडमियम में कन्फ्यूज हो गए। कंट्रोल रोड अगर पूछता है तो कैडमियम करना है, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करें तब थ्योरियम करके आना है। ठीक है, थोरियम के अलावा प्लूटोनियम और यूरेनियम वो भी है, लेकिन वो ऑप्शन में आते नहीं है। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा ज्ञात करनी है। अब देखो मोटर है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही आएगा। पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था इसी का, जिसमें दिया था मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसमें भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही आया था। मतलब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग वाला पार्ट 1 में आपने देखा होगा, वो भी डबल क्वेश्चन था।
इस बार आपके 38 आएंगे, पहले 50 क्वेश्चन आते थे क्योंकि 50 वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25-25 और आते थे। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन के तो 6 आएंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वही 25 रहेंगे, थ्योरी के 38 ही आएंगे। अगला सवाल देखो, इसमें से कौन सा उपकरण ऐसा है जो मापे हुए मान को या परीक्षित मात्रा यानी रीडिंग लेगी मात्रा को विजुअल प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाने के शॉर्ट में हम CRO बोलते हैं, पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। शॉर्ट में CRO, पूरा नाम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या शॉर्ट नाम आ सकता है ऑसिलोस्कोप। विजुअल प्रेजेंटेशन प्रदान करने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि CRO का इस्तेमाल क्या है। ऑप्शन दिए फ्रिक्वेंसी, ऐसे कोई 2-4 ऑप्शन थे, तो ये फ्रिक्वेंसी नापने के काम आता है। वैसे तो वोल्टेज भी नापते हैं, लेकिन वो ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये देखो, अभी करवाया मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर हमारा आया था, जो ऑसिलेटर सर्किट होता है उसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा है। लिखवा चुका हूँ, सबको याद ही होगा। 1/2 पाई √LC होता है। क्या फॉर्मूला होता है? LC टैंक सर्किट बोलते हैं ना जिसको, ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करने के लिए होता है। तो 1/2 पाई √LC होता है, ऑसिलेशन का लेवल डिसाइड करता है। ये सिंगल फेज मोटरों का कार्यकारी सिद्धांत पूछा है। देखो, वैसे तो मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर ये सब के सब फैराडे के विद्युतचुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही काम करते हैं। जनरेटरों में गतिज EMF और ट्रांसफार्मर और मोटर में स्थितिक प्रेरित EMF होता है। लेकिन यहाँ इन्होंने लेंज नियम को माना है। इसलिए माना है कि जब चालकों में धाराएं चलती है तो उनके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र रोटर में बनता है। रोटर का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है लेंज नियम को अनुपालन करते हुए, जिसके फलस्वरूप उसमें ट्विस्टिंग मोमेंट आया था, जिसको हम आघूर्ण या बलाघूर्ण यानी टॉर्क बोलते हैं। इसलिए लेंज नियम मानते हैं, ये ध्यान रखना। सिंगल फेज मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको लेंज नियम ही करके आना है, और यही पेपरों में आ रहा है। तारों का गुच्छा करने के लिए कौन सा सामग्री इस्तेमाल करेंगे? तारों का गुच्छा मतलब ये होता है कि कंट्रोल पैनल में आप वायर डाल रहे हैं, एक वायर जैसे कॉन्टेक्टरों पर यूँ लगनी है, मान लेते हैं ये एक कॉन्टेक्टर है, दूसरी वायर यहाँ लगनी है। अब एक कॉन्टेक्टर यहाँ हो रहा है तो यहीं से होते हुए वायर और जा रही है, तो इन सबको लटकती भी ना रहे, इनको बांध देते हैं। इसलिए नायलॉन की टाई आती है, हम लोग तो शॉर्ट में उसे केबल टाई बोलते हैं। आप भी जब नौकरी लग जाओगे, फील्ड में जाओगे ना, तो कंट्रोल पैनल पे ये सारी चीज़ें देखोगे। वास्तव में हूबहू यही चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई जा रही है। हालांकि ये कंटेंट अब ऐड किया है वर्ष 2020-21 में। पहले जब ITA होती थी तो ये टॉपिक नहीं हुआ करते थे, बट चीज़ें बहुत काम की है। ठीक है, तो नायलॉन की टाई आती है। और आगे देखो, DC जनरेटर का है तो ये पूरा पोर्शन दे दिया बाहर वाला, जिसे अपन योक या फ्रेम बोलते हैं। शायद डायग्राम देखते ही पहचान आ जाएगी सबको, क्योंकि पॉइंट पर बात कर चुके हैं। तो योक या फ्रेम बोलते हैं, और कास्ट आयरन का बना होता है। छोटी मशीन अगर है, बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, रिपीट जरूर हो सकता है। आइए देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। यूनिवर्सल मोटर का यूजेज पूछा है, नहीं सॉरी, फूड मिक्सर में किस प्रकार की मोटर है ये पूछा है, तो यूनिवर्सल मोटर ही आएगी। फूड मिक्सर के अलावा पोर्टेबल ड्रिल मशीन में भी है, सिलाई मशीन में भी है। ठीक है, और वैक्यूम क्लीनर में भी है। यूनिवर्सल मोटर की क्या खास बात है, ये तो सबको पता है। AC-DC दोनों सप्लाई पर इसे प्रचालित किया जा सकता है। टॉर्क भार अनुपात सर्वाधिक इसी मोटर का होता है। ठीक है ना, टॉर्क भार अनुपात उच्च होता है इस मोटर का। टॉर्क भी पूछे तो लगभग हम 450% तक मानते हैं, और एकमात्र ये वो मोटर है जिसकी स्पीड 3000 RPM से ऊपर जा सकती है। बाकी किसी भी इंडक्शन मोटर की स्पीड 3000 RPM से ऊपर नहीं होती है, क्योंकि 2 पोल और 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। तो सिंक्रोनस गति के लिए F × 120/P 3000, लेकिन इस मोटर की स्पीड 3000 RPM से भी ऊपर चली जाती है। तो क्वेश्चन तो चारों तरफ से पढ़ने हैं ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है भाई? अल्टरनेटर के अलावा ट्रांसफार्मर का भी अगर सवाल पूछ ले तो वो भी KVA में ही होता है। पूरा खोल करके इकाई लिखेगा तो किलोवोल्ट एम्पियर होती है, और ज़्यादा डीपली आपको ले जाए तो आभासी शक्ति होती है, जबकि DC जनरेटर किलोवाट में होते हैं। फ़र्क ये है कि KVA जो है ना, इसमें पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं है, और एक अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है ना, वो भार के अनुसार वेरी करता है। एक अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है, कंज्यूमर ने कैसा लोड कनेक्ट किया, क्योंकि AC में 3 तरह का भार है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। उसी के अनुसार पावर फैक्टर बदलता है। पावर फैक्टर से वास्तविक शक्ति बदलती जाती है, इसलिए फिर हम लिख नहीं सकते वास्तविक शक्ति। ठीक है,
डी उत्तर करना है, के भी आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है और सिंपल सा ही है। और ये भी देखो कितनी बार रिपीट करा चुके हैं कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न कर सकता है। दरअसल एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में इतना ही फ़र्क है। कितना गुरुजी? यहाँ से देखो, डीसी देते हैं, इसे बोलते हैं बाइसिंग। अगर इनपुट दिया है और फिर आउटपुट ले रहे हो तो ये तो है एम्पलीफायर, ये तो है एम्पलीफायर। और अगर बिना किसी इनपुट के यहाँ डीसी दिया हुआ और यहाँ आउटपुट ले रहे हो तो ये है आपका ऑसिलेटर। बस इसके लिए आपको इतना सा करना है कि आउटपुट से निकाल करके एक पॉजिटिव फीडबैक आपको वापस देना होता है, यानी एम्पलीफायर प्लस पॉजिटिव फीडबैक इज इक्वल टू ऑसिलेटर। पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी तो खैर आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे सेकंड ईयर पास कर लोगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ बढ़ोगे, तो हम कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए ही है, जनरली उनके लिए वीडियोस वगैरह डालते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इसको देख सके, क्योंकि जनरली ITI वाले बच्चे कम जुड़े हुए मुझे लगता है। तो आप इस वीडियो को पहुँचाने का काम करेंगे, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगला सवाल, गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स कौन सा है? गैर परंपरागत मतलब दूसरी भाषा में बोलते हैं रिन्यूएबल, या यूँ कहें कि जो अभी हम चर्चा में ले रहे हैं तो इनमें कौन है? सोलर, सूर्य अभी है, उसके बाद में विंड पावर यानी पवन ऊर्जा, हाइड्रो, बायोगैस, ये जितने भी है, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी मतलब जवार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ये सब के सब गैर परंपरागत में आएंगे। ठीक है। 41वां क्वेश्चन देखो, CRO का टाइम बेस कंट्रोल है ना स्विच, उसका काम क्या है? दरअसल वो जो आपको स्वीप दिखाई देता है ना CRO की स्क्रीन पर, जैसे मान लीजिए साइन वेव है, तो इस साइन वेव की स्वाइप की स्पीड क्या ये स्लो आए, क्या ये तीव्र गति से आए, या ये किस स्पीड से आना चाहिए, वो सेलेक्ट करने के लिए हम टाइम बेस कंट्रोल स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, CRO में टाइम बेस स्विच का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जो 20 क्लासेज हमने करवाई थी, आपको लगभग ये क्वेश्चन वहाँ देखने को भी मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज क्लासेज भी दी हुई है। 2-3 काम आपको करने हैं। अभी पेपर में समय है, 10 जुलाई से आपका पेपर शुरू हो रहा है। तो 20 क्लासेज जो हमने थ्योरी की दी है वो, 5-6 क्लासेज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की दी है वो, और ये जो ओरिजिनल पेपर आपको 4 हल करवाए हैं, ये प्ले लिस्ट बनी हुई है। सारे क्वेश्चन पढ़ कर जाना, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और जैसे ITI पास हो गए उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम। देखो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, कौन सी गति को सिंक्रोनस गति बोलते हैं? दरअसल हम फॉर्मूले से अभी बता रहा था ना मैं आपको, F × 120/P से एक गति निकालते हैं, उसे बोलते हैं सिंक्रोनस गति। इस गति से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिससे हम घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए 2 फेज़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ध्यान रखना। तो हमने तो दिए भी कितने हैं? 3 फेज़, तो आराम से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल क्या करें? DC फील्ड कॉइल की वाइंडिंग के लिए किस तार का उपयोग करते हैं? मध्यम क्षमता की सभी मशीनों के लिए सर्वाधिक वाइंडिंग वायर सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर ही काम में लेते हैं। PVC वाला जो है ये सबमर्सिबल पंपों के लिए होता है, और पत्ती आकार का है जो है वो जनरेटिंग स्टेशन के अल्टरनेटर और उनमें काम में लेते हैं। एक ये, उसके बाद में देखो सिंगल फेज मोटर आपको दिखाई है और नाम वगैरह पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो। कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है, कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। वैसे कैपेसिटर की तीनों मोटरों का वो कह रहे हैं कि डायग्राम दिया हुआ था जब बच्चों ने क्वेश्चन बताए थे, तो उस टाइम की बात है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की क्या पहचान होगी? कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा। डबल कैपेसिटर मोटर की क्या पहचान होगी? 2 कैपेसिटर लगे हुए होंगे। तीनों डायग्राम घूम कर पेपरों में आए हुए हैं। और फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है? देखो फ्रीक्वेंसी बदलने वाले को साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं, DC को AC करने वाले को इन्वर्टर बोलते हैं, रेक्टिफायर AC को DC करता है, और चॉपर DC को DC करता है, यानी कांस्टेंट DC को वेरिएबल DC करता है। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी बदलता है। ये देखो फिर मोटर आ गई, कौन सी मोटर है? तो ये देखो कैपेसिटर कितने हैं? C1 और C2। सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करेगा? इस कैपेसिटर को बाहर कर देगा, वो कैपेसिटर आपका लगा हुआ रहेगा एज इट इज़। तो ये है डबल कैपेसिटर मोटर। उसके बाद में ये आपका रेक्टिफायर आ गया, तो 3 फेज़ रेक्टिफायर नाम दे देना, इसको करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन सारे। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, SCR से निर्मित। इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नंबर 1 जो मैंने करवाई थी ना थ्योरी की, उसमें पहला क्वेश्चन यही है।
लगभग वही है। पेपर करवाने का मतलब या उद्देश्य क्या है, आपको ये बताने का कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं या कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये देखो फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, आउटपुट रिपल फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है या फिल्टर सर्किट के लिए इनपुट पूछ रहा है, तो वो फुल वेव है तो इनपुट की दोगुनी होती है ना। चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो चाहे सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर हो, आउटपुट रिपल फ्रिक्वेंसी दोगुनी होती है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट के बराबर होती है। ब्लू, रेड और ब्लैक तारों पर रंग लगा हुआ है, तो ये कौन सा है, लाल, नीला और काला, ये 3 तार डीसी के लिए होता है। एसी 3 फेज सिस्टम में RYB होता है, कौन सा, रेड, येलो और ब्लू। और उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना। देखो क्या कह रहा है, 2 पोल 24 स्लॉट 12 कॉइल 3 फेज मोटर में प्रति फेज प्रति पोल जोड़ों की गणना करें। प्रति फेज प्रति पोल, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा टोटल कॉइल बटे फेज इनटू पोल का पेयर, पोल के जोड़े बना देंगे। टोटल कॉइल कितनी है 12, फेज कितना है 3, पोल के जोड़े कितने हैं 2 पोल है तो जोड़े कितने बनेंगे 1, 12 में 3 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आया 4। ठीक है, तो बस प्रिय विद्यार्थियों, ये था ओरिजिनल थ्योरी का पेपर, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन 2 पार्ट में हल करवा चुके हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और भी क्लासेज अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही था।